हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, मन लगे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों, बहुत दिनों के बाद हम लोग आमने सामने हो रहे हैं, ठीक है। तो खैर कुछ काम था, पढ़ाई थी, ठीक है, हमारा पेपर था, इसके लिए मैं बिजी थी। खैर छोड़िए, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। तो आज हम लोग प्रेमचंद्र, ठीक है, इनका जो बहुत चर्चित जो कहानी है पूस की रात, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं आशा करती हूँ कि आप मेरा साथ देंगे और ध्यान से इसको सुनेंगे। तो ठीक है बच्चों, चलिए। प्रेमचंद्र, ठीक है, बिहार बोर्ड, ठीक है ना। ये पहला चैप्टर है जिसमें हम पूस की रात को पढ़ेंगे। प्रेमचंद्र जी का जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880, ठीक है। और निधन 8 अक्टूबर 1936 में, ठीक है। प्रेमचंद्र जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनको हर कोई जानता है, ठीक है ना। ये अपनी रचनाएं, उपन्यास, कहानी के लिए बच्चे बच्चे इनको जानते हैं। तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ठीक है ना। आइए हम थोड़ा देख लेते हैं। इनका जन्म स्थान ग्राम लमही, वाराणसी, जो कहाँ है बच्चों? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और इनका मूल नाम क्या है बच्चों? धनपत राय, ठीक है। और ये नवाब नाम से, ये जब कविता कहानियाँ लिखते थे तो ये सबसे पहले नवाब राय नाम के से लिखते थे, उर्दू में लिखते थे, ठीक है। और इनके माता पिता, माता आनंदी देवी एवं जो पिता थे वो मुंशी अजायब राय, ठीक है। इनकी शिक्षा 1910 में इंटर किए ही है, ठीक है, और 1919 में बीए, ठीक है। वृत्ति जो पैसे, जो मतलब जो साधन खाने पीने के लिए, अर्थव्यवस्था जो है वो कहाँ से लाते थे? तो प्राइवेट ट्यूशन करते थे, ठीक है, पढ़ाते थे। अध्यापिकी, जिला बोर्ड की सब इंस्पेक्टरी। जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन छिड़ने के कारण इन्होंने क्या किया? असहयोग आंदोलन जो छिड़ा उसके कारण इन्होंने क्या किया? अपनी नौकरी को त्याग दिया, ठीक है। संपादन मर्यादा, माधुरी, जागरण, हंस, ठीक है। और इनकी प्रमुख कृतियां सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि, ठीक है, मौलिक उपन्यास। लगभग 300 कहानियां इन्होंने लिखी, ठीक है। और जो मानसरोवर था बच्चों, वो 8 खंडों में विभाजित था। अनेक निबंध, लेख, टिप्पणियां आदि विविध प्रसंग, ठीक है। और अनेक अनुवाद, यानी जो उर्दू का जो अनुवाद इन्होंने हिंदी में करके जो कविताएं, कहानियां जो लिखी, वो भी इन्होंने की, ठीक है। तो हम लोग पूस की रात उसको पढ़ेंगे, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। पूस की रात यानी ऐसा महीना जिसमें बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है, ठीक है। ऐसी ठंडी जो हमारे हड्डी को भी क्या कर दे? झकझोर के रख दे। और ये कहानी किसकी है बच्चों? इसके जो प्रमुख पात्र हैं कौन कौन है? हल्कू, ठीक, मुन्नी, ठीक है, सहना और जबड़ा। जबड़ा कौन था बच्चों? हल्कू का कुत्ता। बच्चों, कहानी इन्हीं सबके बीच चलती है। आइए, क्या कहानी है, क्या ये लोग कह रहे हैं, इसको हम लोग जानते हैं। तो शीर्षक का नाम क्या है बच्चों? पूस की रात। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, हल्कू आया और अपनी पत्नी से क्या कहा? सहना आया है, लाओ, जो रुपए रखे हैं उसे दे दो। क्या कह रहा है? सहना आया है, जो मैंने तुम्हें रुपए दिए थे वो लाओ, लाके मुझे दो। क्यों दो भला? किसी तरह गला तो छूटे, वो कह रहा है हल्कू। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरक कर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा? ठीक है, कि 3 ही रुपए बचाए हैं, वो भी दे दोगे तो कंबल कहाँ से लाओगे? तुम्हारी ठंडी कैसे कटेगी? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? हार का मतलब होता है खेत खलियान, ठीक है, यानी खुले में माघ पूस की रात कैसे काटोगे अगर तुम पैसे दे दोगे तो? उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं है। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया है, कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता।
मगर सहना मानेगा नहीं। जिसके पैसे है वो मानेगा नहीं, घुड़कियां जमवाएगा, गालियां देगा, बला से जाड़ों मरेंगे, बला सिर से टल जाएगी। चलो कोई बात नहीं, भले जाड़े में मर जाएंगे, किसी तरह काट लेंगे, लेकिन इसकी गाली कौन सुने। ठीक है। यह सोचता हुआ अपना भारी भरकम डील लिए हुए स्त्री के समीप आया। ठीक है। और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। कि चल ला के दे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरीते हुए बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनू कौन उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा क्या कंबल? न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकाने को नहीं आती। मैं कहती हूं तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? ठीक, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है। उसकी पत्नी बोल रही है, पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए तो ना दूंगी। वो कह रही है कि मैं रुपए नहीं दूंगी, चाहे जो भी हो जाए। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ जाती है। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले से रुपए निकाले और हल्कू के हाथ पे रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती। ठीक है, मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो नहीं रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह उसी में झोंक दो, उस पर से धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चलो मानो अपना हृदय निकाल के देने जा रहा है। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट छपट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकाले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। उसकी अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़ी की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबड़ा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद नहीं आती थी ठंड के मारे। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबड़ा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर पे पुआल पर लेटा रह, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे कि मैं यहाँ हलवा पूड़ी खाने आया हूँ। वो अपने कुत्ते से कह रहा है। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को, अपने कुत्ते से कह रहा है। जबड़ा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूं कूं को दीर्घ बनाता हुआ एक बार फिर जमाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कूं कूं से नींद नहीं आ रही है। बच्चों, मनुष्य से भी बहुत बेहतर जानवर होते हैं। ठीक है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबड़ा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह रान पछुआ न जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। उठू तो फिर एक चिलम भरू, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका, यह खेती का मजा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भाग जाए। ये बच्चों अमीर लोगों के लिए कह रहा है। ठीक है, कि उनके पास इतनी सुविधाएं हैं कि जाड़ा जाए तो गर्मी से भाग जाए। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है। चिलम से भला जाड़ा जाता है क्या? थोड़ी देर के लिए तसल्ली मिल जाती है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा तेरे लिए, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा। जबड़ा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू पेट फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो, अब की सो जाऊंगा। एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा ठंड के मारे। ठीक, कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह से ना रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया, उसके सिर को थपका कर उसकी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे गोद में से चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था।
जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी, है ना। उसके शरीर से कोई भी गंध नहीं आ रही थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे। उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट सुनी। इस विशेष आत्मीयता ने उससे एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुक्ष समझती थी। वह झपट कर उठा और छतरी के बाहर आकर भूखने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमका कर बुलाया पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूखता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत फिर वो भाग के जाता। उसे लगा कि कोई जानवर घुस गया है खेत में। ठीक है, कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। ठीक है, वो कर्तव्य के प्रति क्या था, निष्ठावान था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया ठंड के मारे। फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी। सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी चढ़े हैं। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर भर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं, उन्हें जलाकर थोड़ा तापेंगे, थोड़ा शरीर गर्म हो जाए। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो कोई समझे कि भूत आ गया है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। ठंड के मारे अब हल्कू से बैठा नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए। उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चल दिया। अरहर की जो डंटी उसे झाड़ू बनाया और पत्ते बटोर के और उपला लेके उसको चल दिया क्या करने, सुलगाने। ठीक है, जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर ठाठे हो जाएंगे, फिर आकर सोएंगे, अभी तो रात है। इस तरह क्या बच्चों, ये खेत में से पत्तियां बटोर के लाया, उसको जलाया। ठीक है, और जो थोड़ी देर जो जली उसकी गर्मी से गर्माहट हुई। ठीक है ना। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई। जब ये लोग गए तो उसे एक हड्डी पड़ा मिल गया और वो भाई कुत्ता था तो वो उसे चितोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी, पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुर जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। जैसे कि वो ठंड को जलाकर क्या करेगा, भस्म कर देगा। बच्चों, ये एक गरीब किसान की एक दयनीय स्थिति का इसमें वर्णन है कि देखिए कैसे ये लोग अपनी जीवन यापन करते हैं और कैसे गरीबी में ठंड को ये लोग काटते हैं। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। हल्कू अलाव के सामने बैठ आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा दी। जब शरीर गर्म हो गया तो उसने अपने शरीर के कपड़े को उतार के रख दिया और आराम से पैर फैला के क्या किया, आग तापने लगा। ठीक, उसने जबरे से कहा क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है ना। अपने कुत्ते से कह रहा है कि अब तो ठंड नहीं लग रही है। जबरे ने कू कू करके मानो कहा नहीं नहीं अब ठंड नहीं लग रही है। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें। अब वो लोग आपस में खेलने लगे कि चलो इस अलाव को कूद कर हम लोग पार करते हैं। ठीक, यह कहता हुआ उछला और अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात नहीं थी। जबरा आग के इर्द गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ और ये लोग अपना क्या करने लगे बच्चों, खेलने लगे। पत्तियां जल चुकी थी। अब जो पत्तियां थी वो तो बहुत जल्दी जल जाती है, सूखी होती है। बगीचे में फिर अंधेरा छाया। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी। जब जल जाती है ना बच्चों तो राख के नीचे थोड़ी थोड़ी आग रहती है। ठीक, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा सी जाग उठती पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा वही गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जा रही थी उसे आलस से दबोचे जा रहा था।
जबरा जोर से भूख भूख कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का झुंड उसके खेत में आ गया है। उसे लगा कि हमारे खेत में कोई जानवरों का झुंड घुस गया है। शायद नील गायों का झुंड था। उसने कूदने दौड़ने की आवाज साफ कानों में आ रही थी। फिर उस ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, नोच ही डालेगा वो जबरा। मुझे भ्रम हो रहा था, कहाँ अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी कुछ कैसा धोखा हुआ है। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा, अपने कुत्ते को। जबरा भूखता रहा, उसके पास ना आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा ना दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा ददाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना अशुद्ध जान पड़ा। वह अपनी जगह से नहीं हिला आलस्य के मारे। उसने जोर से आवाज लगाई, लिहो लिहो लिहो, ठीक कि जानवर भाग जाए। जबरा भूख उठा। जानवर खेत चर गए थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश कर डाले। हल्कू पक्का इरादा करके बैठा। 2-3 कदम चला, फिर एकाएक हवा का ऐसा ठंड चुभने लगा, पिच्छू के डंक का सा झोंक लगा और वो फिर वहीं बैठ गया। जबड़ा अपना गला फाड़े चिल्ला रहा था। नील गाय खेत का सफाया कर डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास बैठा रहा। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ लिया था और वो क्या किया, वहीं पे पड़े पड़े उसे आंख लग गई, वो सो गया। हल्कू ने उठकर कहा कि ओह, क्या तू खेत में होकर आ रही है? अपने स्त्री से जब वो आई तो कह रही है कि तुम यहाँ सोए हो और सारा खेत जो है वो सत्यानाश कर दिया जानवरों ने। तो वो कह रहा है, क्या तुम खेत से होकर आई हो? तो क्या बोलती है मुन्नी, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे मड़ैया डालने से क्या हुआ जब खेत ही आके चर गए जानवर। हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। वो बहाना करने लगा, नहीं तो भाई झगड़ा हो जाती। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की ढाड़ पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा है और जबड़ा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी ने मुख पर उदासी छाई। ठीक, मुन्नी के मुख पर क्या हो गई, उदासी छा गई। पर हल्कू प्रसन्न था। क्यों प्रसन्न था? मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा, अपनी गरीबी के कारण, क्योंकि उसके पास कंबल नहीं थी। ठीक है ना, गरीब किसान था बेचारा। तो उसने सोचा कि अच्छा ही हुआ जो ये सत्यानाश हो गया, कम से कम अब मुझे रात में तो नहीं सोना पड़ेगा। तो बच्चों, ये हमारे प्रेमचंद्र जी की मशहूर कहानी पूछ की रात, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो बच्चों, कैसा लगा आप लोग को आज का सेशन? हम कंटिन्यू करेंगे, क्षमा कीजिएगा जो कुछ दिन हम नहीं पढ़ा पाए बच्चों। मैंने आपसे पहले ही बताया कि मेरे पास समय का अभाव था। खैर, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।